हेलो एंड नमस्कार, दिस इज निशांत। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और जो एडिटोरियल्स हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो सकते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देखोगे तो आज का जो आर्टिकल है कंप्लीटली एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। रीज़न क्या है कि आज से एक एआई समिट स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में, तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और एआई का डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है, होने वाला है, या जो चीज़ चल रहा है उसके बारे में आज बताया गया है। तो हम एक एक करके देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो जो एआई समिट बिगिंस टुडे, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस ऑन टेबल। जो एआई समिट है कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम है उसमें हो रहा है। इसका नाम क्या है? एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? इसका इनॉग्रेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पूछता है हमेशा प्रीलिम्स में। जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है 2026 कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। इनॉग्रेशन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये इसका फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो समिट है ये फोकस कर रहा है कि एआई को यूज करके हम डेवलपमेंट और गवर्नेंस में, एआई को यूज करके हम डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं और एआई का यूज किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं। इसी को डिस्कस करने का इनका ऑब्जेक्टिव है इस एआई इंपैक्ट समिट में। ठीक है, बातें क्लियर हैं? आगे चलते हैं। जो एआई समिट है कब से होना स्टार्ट हुआ है? आर्टिकल एआई के इवोल्यूशन की बात करता है ना, एआई के इवोल्यूशन की बात करता है कि कैसे इवॉल्व हुआ, कब से होना शुरू हुआ। तो पहला समिट जो हुआ था, देखो यहां लिखा है ब्लेचले पार्क इन यूनाइटेड किंगडम, है ना। सबसे पहला जो हुआ था यूके का ब्लेचले पार्क। तो आपको यह भी बोला जाएगा, पूछा जाएगा कभी कि जो ब्लेचले समिट है, ब्लेचले समिट है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो ब्लेचले समिट किससे रिलेटेड है? या ब्लेचले डिक्लेरेशन, ब्लेचले डिक्लेरेशन या ब्लेचले समिट किससे रिलेटेड है? तो ये एआई से रिलेटेड है। तो पहला एआई समिट जो हुआ था कहां हुआ था? ब्लेचले में हुआ था। ब्लेचले कहां है? यूनाइटेड किंगडम में है। ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहां हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट कहां हुआ था? नेक्स्ट हुआ था सियोल में। नेक्स्ट कहां हुआ था? सियोल में। कहां है सियोल? साउथ कोरिया, है ना। कहां हुआ था? सियोल में हुआ था। अच्छा, एक चीज रह गया कि जो ब्लेचले में समिट हुआ था उसमें एक ब्लेचले डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था उसमें टोटल कितने मेंबर्स ने साइन किया था? तो उसमें टोटल 28 मेंबर्स ने साइन किया था। 28 मेंबर्स ने साइन किया था। कौन सा डिक्लेरेशन? ब्लेचले डिक्लेरेशन, है ना। समझ में आ गया? ब्लेचले डिक्लेरेशन कितने लोगों ने साइन किया था? तो ऐसा पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लेचले डिक्लेरेशन इज करेक्ट। तो कहां हुआ था? यूके में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कितने कंट्रीज ने उस डिक्लेरेशन को साइन किया था? 28 कंट्रीज ने। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था एआई से रिलेटेड जो भी सेफ्टी रिस्क हैं उसको डिस्कस करना, है ना। फोकस्ड ऑन एआई, एआई के सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको डिस्कस करना था। किसमें? ब्लेचले समिट में। यही उस समिट का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो समिट है कहां पे हुआ था? नेक्स्ट समिट जो हुआ था सियोल में हुआ था 2024 में। ठीक है। फिर तीसरा समिट जो हुआ पेरिस में हुआ 2025 में। और अब जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। तो अभी तक जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे पहला में ऑब्जेक्टिव था कि सेफ्टी की बातों को डिस्कस करना। दूसरे में जो सियोल में हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम एआई को इनोवेशन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम एआई को इंक्लूसिव बना सकते हैं, मतलब समाज के सारे तबकों तक, समाज के सारे इश्यूज पे हम इससे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो तीसरा समिट हुआ था पेरिस में, इसमें यह कहा गया था कि किस तरह से हम इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं और सेफ्टी और सिक्योरिटी को लार्जली साइडलाइन करके इसके उपयोग के बारे में ज्यादा चर्चा की गई थी। कहां? पेरिस समिट में। हमने देख लिया। अब इंडिया का क्या अप्रोच है? तीनों समिट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने अचीव किया था। अब इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव यह है कि अब एआई रिस्क, जो एआई से रिलेटेड जो रिस्क है ना, उस पर बातें करना। एआई जो रेगुलेशन है वो बातें करना। वहां से हटके, है ना, जो चर्चा चल रही थी कि एआई रिस्क और रेगुलेशन के बारे में, यहां देखो पहला में क्या हुआ? एआई सेफ्टी के बारे में बात हो रहा है। फिर उसके रेगुलेशन की चर्चा हुई थी थर्ड और सेकंड और थर्ड समिट में, थोड़ा बहुत हुआ था। इंडिया जो एआई का रिस्क और रेगुलेशन जिस पे इतना सारा डिस्कशन हो रहा है उससे एक स्टेप आगे बढ़ के अब ढूंढ रहा है कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में एआई का यूज करें डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए, और हम इस तरह से कैसे इंडिया को एक ग्लोबल या कहें तो एक एस्पायरिंग एआई पावर बनाएं और ग्लोबल साउथ के लिए एक वॉइस बन के उभर के आए इंडिया, है ना। तो ये सारी चीजों की बात की गई है कि जो हमारा
फ्रेमवर्क है बेसिकली जो एआई का, है ना, तो वो ये कहता है कि हम ग्लोबल साउथ में उभर के आए और एक एस्पायरिंग एआई पावर बने। फिर इसमें समिट में जो पार्टिसिपेशन होगा, मोर देन 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होगा। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं करीब 20 से ज़्यादा जो कंट्री के हेड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन है वो करीब 45 से ज़्यादा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत जो आईटी सेक्रेटरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है कि पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस टू बिल्ड एआई सॉल्यूशंस दैट फोकस ऑन ग्राउंड इशूज, एन अप्रोच दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज पोजीशन एज एन एस्पायरिंग एआई पावर एंड वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, जो जस्ट मैंने आपको बताया ये चीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ कंपनी के सीईओज भी आएंगे। तो इस पे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वी इनवाइट वर्ल्ड्स डेटा टू रिसाइड इन इन इंडिया, इस पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया अभी एक एआई इकोसिस्टम का एक फाउंडेशन बना रहा है। हम फोकस कर रहे हैं कि अपनी कंप्यूटिंग पावर को और ज़्यादा एक्सपैंड करें, हम अपने डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, है ना, और हम वर्ल्ड को इनवाइट कर रहे हैं कि डेटा को इंडिया में रहने दो, ताकि हम डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करें। हम किस पे फोकस करें? हम डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस कर पाए, है ना। जब डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करेंगे, अभी देखो बजट में क्या हुआ है, 2047 तक बात की गई है कि हम टैक्स हॉलीडे देंगे, है ना, टैक्स हॉलीडे देंगे 2047 तक। किसमें? अगर कोई डेटा सेंटर खोलता है तो हम डेटा लोकलाइजेशन की बात इसी के लिए कर रहे हैं कि हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर काम कर पाएंगे। इंडिया को एक ग्लोबल एआई हब बनाने की जो बात हो रही है उसके बारे में हम कुछ कर पाएंगे। तो जो की थीम्स हैं इस समिट के, वो आप समझ गए कि रियल जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, उसको हम एआई के माध्यम से कैसे सॉल्व करें। तो एआई को डेमोक्रेटाइज करना है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात तभी करेंगे जब हम एआई को डेमोक्रेटाइज करेंगे, मतलब हर हाथों तक एआई को पहुंचाएंगे। जो हर सुनने वाले हैं, हर जानने वाले हैं, उन तक हम एआई को पहुंचाएंगे। एआई का जो डेटा सेट है उसको हम और ज्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम केटर करना चाहते हैं। इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को तभी हम केटर कर पाएंगे जब हम एआई को डेमोक्रेटाइज करेंगे, है ना, जब हम एआई को इंक्लूसिव बनाएंगे। जब तक हम एआई को इंक्लूसिव और डेमोक्रेटाइज नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं इनके डेटा सेट्स को, जो एआई का डेटा सेट है, जब तक हम इसको इन्हांस नहीं करते हैं तब तक वो अच्छे मॉडल पे ट्रेन नहीं हो पाएगा। जब अच्छे मॉडल पे ट्रेन नहीं होगा तो उसके आउटपुट भी उतने इन्हांस्ड नहीं होंगे। फिर इनके जो आउटपुट्स होते हैं वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होते हैं? एआई डेटा सेट पे होते हैं। तो ये जो एआई का डेटा सेट है इसमें बायसनेस हम खत्म करेंगे, ताकि इसमें बायसनेस जो हम उसको डेटा देंगे उसमें हम एनफ डेटा देंगे ताकि ये जो बायसनेस आती है इनके आउटपुट में वो खत्म हो। वो एक चीज और पॉसिबल है इसमें कि जो हम डेटा सेट से ट्रेन कर रहे हैं वो डेटा सेट भी एक न्यूट्रल डेटा सेट हो, है ना। तो ये हम चाह रहे हैं कि एक एआई को ऐसा फ्रेमवर्क बनाए रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम एआई को अलग डिफरेंट हाथों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम उसको ट्रेनिंग दें, ताकि हमारी प्रॉब्लम को समझ तभी पाएगा ना जब हम उसको ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग डेटा सेट से होगा, तो डेटा सेट भी हमको इंक्लूसिव करना पड़ेगा। इसके की सेक्टर्स में इसके उपयोग हैं। कुछ की सेक्टर्स की बात राइटर करते हैं यहाँ पे। तो कुछ की सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर है ना, फिर हेल्थ केयर है। उसके बाद इसमें बात करते हैं कि हम एजुकेशन में भी अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। तो एआई का यूसेज हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में बताए हैं। फिर आर्टिकल में यह सजेशन किया जाता है कि कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 7 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि एआई के डिफरेंट फैसेट्स को स्टडी करेंगे। एआई के डिफरेंट फैसेट्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि कुछ कॉमन फ्रेमवर्क होते हैं, किन सिस्टम्स पे वो काम करे। कुछ टूल्स होंगे, ऐसे टूल्स जो ट्रस्टेड टूल्स हों, जिनको आप जैसे अभी देखो रिसेंट में न्यूज़ आया कि क्लॉड का जो एक क्लॉड आपका एआई है उसका उपयोग रिसेंटली जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको उठाने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। अब क्लॉड जो है, वो क्लॉड का जो पार्टनर है वो पेंटागन के साथ उनका टाई अप था। तो अब पेंटागन ने एआई को यूज किया लीथल अटैक करने के लिए, किसी को उठाने के लिए कहीं से। तो ये कहाँ तक इसमें जायज है, कहाँ तक ये चीजें सही हैं, वो सब डिस्कशन होना बहुत जरूरी है इसमें, है ना।
फिर देखो, तो अभी एआई चूंकि हम इतना इसको मान रहे हैं, तो एआई कहीं ना कहीं अभी हमारे लिए एक इकोनॉमिक वर्कफोर्स बन के उभरा है। देखो ये सब कीवर्ड्स हैं, सबको नोट करते जाओ। एआई हमारे लिए इकोनॉमिक वर्कफोर्स बन के उभरा है, और आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि ये जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है इसको ये डिसरप्ट करने का काम करे। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट को डिसरप्ट करने का काम करे। और जब डिसरप्ट होगा तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड है। अब चूंकि वो सारे काम जो हमारा आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज करते थे वो एआई कर देगी, तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये चीज इसमें राइटर लिखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कहें तो एकदम रेलिवेंट चीज इसमें लिखते हैं। तो क्या क्या चीज एड्रेस होना है इसमें, तो आगे आने वाले समय में एआई किस तरह से काम करेगी, एआई के लिए स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, एआई के लिए कौन कौन से स्किल जरूरी हो जाएंगे, फिर एआई का जो गवर्नेंस होगा वो गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा की जानी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, तो डेटा प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर किया जाए, है ना। जो एआई का डेवलपमेंट है, जो एआई का डेवलपमेंट है अगर हम सोवरेन तरीके से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर डेटा का कंट्रोल सोवरेन एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री के पास होगा, अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस उस हिसाब से ले सकती है ना। तो यही सब होगा इस समिट में। तो इस ओवरऑल जो हमने आर्टिकल देखा, इसका मतलब हमको यही समझ में आता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है उभरना चाहता है। इंडिया अपने आप को एक एआई इनोवेशन हब बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? एआई इनोवेशन हब बनाना चाहता है। और जो ग्लोबल एआई गवर्नेंस है, ग्लोबल एआई गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि एआई के रिलेटेड जो फ्रेमवर्क बनेगा, जो बात हम क्या कर रहे थे, जो फ्रेमवर्क बनेगा, जो उसके लिए डेटा सेट्स बनेंगे, है ना, ताकि उसमें बायसनेस ना हो, इन सब फील्ड्स में हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये जब सिस्टम बनाने के तरीके को एआई गवर्नेंस बोलते हैं। जब एआई गवर्नेंस पे काम होगा तो एआई गवर्नेंस में जो रूल मेकिंग होगा उसमें अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है तभी तो समझा जाएगा कि इंडिया जो रूल शेपर है ग्लोबल एआई गवर्नेंस में। तो इस सब की बात ही इस आर्टिकल में की गई है। अब आते हैं अगला आर्टिकल, ये भी एआई से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि कैसे स्टेट क्राफ्ट में, स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक टूल होता है किसी भी सरकार का कि सामने वाली गवर्नमेंट जो है, जो सॉवरेन गवर्नमेंट है, उसको अपने पाले में कैसे लिया जाए, उसको हमारी चीजों जो है उससे कैसे मनवाई जाए, नेगोशिएट कैसे किया जाए, उसी को बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट में एआई का उपयोग कैसे होगा इस आर्टिकल में वही बताया गया है कि चूंकि एआई समिट होने वाला है ना। तो ये आर्टिकल ये आर्गू करता है कि एआई सिर्फ गवर्नेंस और मार्केट को नहीं रिफॉर्म कर रहा। हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी 2-3 दिन पहले भी किया था कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि गवर्नेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको पता होगा, है ना। मार्केट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जब वो टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो अल्टीमेटली जो आपका कंप्लीट जो स्टेट क्राफ्ट है इसको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो स्टेट क्राफ्ट को जब ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे परिणाम भी होंगे, क्योंकि इसी स्टेट क्राफ्ट का डिसीजन होता है वॉर के लिए, इसी स्टेट क्राफ्ट से डिसीजन होता है कहीं भी पीस अगर लाना है उसके लिए। जो जियोपॉलिटिक्स में मेजर डिसीजंस होते हैं यही स्टेट क्राफ्ट को यूज करके होता है। तो जो भी वर्ल्ड लेवल पे बड़ी चीजें हो रही हैं अब उसका इंपैक्ट देख रहे हैं कि एआई से बहुत इंपैक्ट हो रहा है। अब इस आर्टिकल में एक और बात करते हैं कि एआई का उपयोग लोग अब मार्केट प्रिडिक्शन में कर रहे हैं। मार्केट प्रिडिक्शन में कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला होता है फ्यूचर इवेंट्स को लेके, उन सब पे ट्रेडिंग हो रही है। तो है ना, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से और फोरकास्टिंग किया जाता है। लेकिन हम यहाँ समझने की चीज़ हमारे लिए ये है कि जियोपॉलिटिक्स में ये किस तरह से एआई उपयोग कर रहा था, जियोपॉलिटिक्स में कैसे काम दे रहा है। तो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एआई का एक टॉपिक समझ लो, इस बार पक्के से आएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लो मेंस के लिए, है ना। और प्रीलिम्स में भी इसका होने वाला है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उसको पकड़ते चलो। तो जियोपॉलिटिकल फोरकास्टिंग होती है इसमें, इससे जियोपॉलिटिकल फोरकास्टिंग, उसको हम क्या किए कि 25 साल 30 साल 50 साल का डेटा दे दिए कि इस टाइम पे ये हुआ था, इसके बाद ये इवेंट हुआ तो ये हुआ। तो इसके बेसिस पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जो भी थिंक टैंक्स हैं, जो भी काम करते हैं कंप्लीटली जियोपॉलिटिक्स को शेप करने की दिशा में, या जो भी रिस्क एनालिस्ट हैं या कहें बड़ी कंपनीज जो हैं वो एनालिसिस करती हैं कि कौन से कंट्री में ट्रेड करना ठीक है, कौन से कंट्री में है ना अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना ठीक है, तो उन सब के एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा टूल हो गया है ना। फिर देखोगे तो एआई क्या करती है, जियोपॉलिटिक्स का ही अगर केस ले लें तो एआई क्या करेगी कि जो रियल टाइम डेटा है उसको निकालेगी, लोगों के उस पे जो राय हैं, जो भी लोगों का कमेंट्स है वो उनको पता लगता रहेगा, है ना। उनको सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स रियल टाइम डोमेन में अवेलेबल है उसको वो एनालाइज करते रहेंगे। जो सोशल मीडिया चैटर है उसके थ्रू उनको कमेंट्स का पता लगता रहेगा। फाइनेंशियल फ्लोज क्या हो रहे हैं ये उनको ट्रेन अगर किया जाएगा, सारी बैंकिंग सिस्टम्स मिलके एक जगह ट्रेन करेंगे, कोई सॉवरेन गवर्नमेंट अगर कोई बना रहा है तो उनको तो आराम से मिल जाएगा। फिर उनको सैटेलाइट इमेजरी मिल जाएगी, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर से, इन सब डेटा को कोलेट करेंगे वो, और इसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करेंगे कि अब दुनिया में क्या होने वाला है। हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब बहुत आगे का सोच रहे हैं एआई से रिलेटेड, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स थे, जो डोमेन एक्सपर्ट्स थे, जो कुर्सी टेबल पर बैठ के यही डिसाइड करते थे कि फोरकास्ट करते अब 5 साल हमको कैसे चलाना है, इन पे भी खतरा आ गया है, इनकी थिंकिंग एबिलिटी पे, इनकी जो इनका आउटपुट था, जो चीज ये 1 महीना में करके देते थे ये हो सकता है अगले 1 घंटे में करके दे दे। तो ये एआई ने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है जियोपॉलिटिक्स में। अब अगर हम बात करें कि एआई के साथ अगर हम इसका जो बड़ा भाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा, सॉरी एआई है, एआई के साथ अगर हम बिग डेटा को मिला दें, बिग डेटा क्या होता है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो ये आपको एकदम से रियल टाइम में बता देगा कि क्या सब चल रहा है, क्या चीजें घटित हो रही हैं, जैसे मिलिट्री की मूवमेंट हो वो कैसी है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हो जाएगा, कहाँ पे डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है ना। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ चीज़ें इन्हांस हो रही हैं, और एक चीज़ फायदा भी हो रहा है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी जियोपॉलिटिक्स में, जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी किसी न किसी वजह से, डेटा की वजह से, या लोग अपना एफर्ट नहीं लेते थे कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, तो अब डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा। जो स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी रहती थी, स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी रहती थी कि डिसीजन मेकिंग लेंगे तो सही होगा कि गलत होगा, ये स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी खत्म हो जाएगी, और एआई ड्रिवन जो प्रिडिक्शन होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, है ना, जो एक्सपेक्टेशन है वो दिखेगा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिस्क भी हैं कि एआई बहुत बार क्या करता है कि सिंथेटिक इंफॉर्मेशन ही प्रोड्यूस करता है, मैनिपुलेशन का रिस्क है उसमें, कि उसको जो ट्रेन किया गया है किस तरह से ट्रेन किया गया है, सीक्रेसी उसमें बहुत मुश्किल है कि सस्टेन किया जा सके, है ना, क्योंकि सारा चीज़ आप मशीन को दे रहे हैं, मशीन उसको किस तरह से फैला देता है। अगर उसको हो सकता है अगर सोशल मीडिया से डाल दिया जाए तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगा आपके कमेंट्स को लेके। तो क्या एक सवाल है कि आने वाले टाइम पे क्या एआई जो है वो डिप्लोमैट्स को रिप्लेस कर देगी? एक बहुत बड़ा सवाल है कि विल एआई रिप्लेस डिप्लोमैट्स? तो एआई विल नॉट रिप्लेस फॉरेन ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी, बट जो स्ट्रैटेजिक फोरकास्टिंग है कि आने वाले टाइम पे ये होना है, जो स्पाइस पे छोड़ा जाता था, जो डिप्लोमैट्स पे छोड़ा जाता था, हो सकता है अब वो एआई करने लगे आपके। ठीक है, तो टेक अवे यही है कि जो स्ट्रैटेजिक फोरकास्टिंग है, एक स्ट्रैटेजिक फोरकास्टिंग है जो हम जियोपॉलिटिक्स में करते हैं, वो सिर्फ अब जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, जो हमारे स्पाइज हैं, उन पे लिमिटेड नहीं है, अब वो एआई भी कर पा रही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है हमारा। हाँ, इसकी बात हमने कर ली है, अब हम चलते हैं ये वाला अमर्त्य सेन का एक आर्टिकल है। उन्होंने कहा कि माई कॉन्फिडेंस इन इनवल्नरेबिलिटी ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज वीकेंड। ये कौन बोलते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी पे, उन्होंने ये बात कही है। पहले उनको जो अमर्त्य सेन है वो ये कहते हैं कि पहले उनको ऐसा फील होता था, या वो अश्योर रहते थे कि इंडिया में सेकुलरिज्म काफ़ी स्ट्रेंथन है, काफ़ी रिसेलियंस है, लेकिन अब वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इनका क्या तर्क है वो भी जरूर सुनना चाहिए हमको। तो
उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म जो थ्राइव कर रही है इंडिया में, उस पर हमको अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आगे जो इंडिया में जो सेकुलरिज्म होगा, इनका कहना है कि आगे जो इंडिया में सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं, सेकुलरिज्म क्या होता है? सर्वधर्म संभाव। सेकुलरिज्म वही हुआ, किसी एक धर्म के प्रति हम कुछ ज्यादा इंटेंशन नहीं रखेंगे, सबके प्रति समान रखेंगे। यूरोपियन कंसेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का? वो कहता है कि हम सारे धर्म हैं मेरे सामने, लेकिन हम किसी के साथ नहीं हैं। चर्च एंड द गवर्निंग एजेंसीज आर कंप्लीटली पोल अपार्ट। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं है। इंडिया में सारे धर्म के साथ चलना है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो सेकुलरिज्म इंडिया में तभी थ्राइव करेगा, जैसा अमर्त्य सेन बोलते हैं, तभी थ्राइव करेगा जब हम सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, है ना। सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, सोसाइटी मतलब जो डिविसिव एजेंडाज जो होते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, इनसे दूर रहे। तो इसका आंसर आप पता है कहां लिख सकते हो? कि चैलेंजेस ऑफ सेकुलरिज्म, बहुत बार सवाल पूछते हैं, चैलेंजेस ऑफ सेकुलरिज्म या चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म में अमर्त्य सेन का नाम लेके आप ये सब लिख सकते हो कि जो डिविसिव एजेंडाज चलते हैं, अगर उसको सोसाइटी रेसिस्ट कर लेती है तो सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी रहे और उस वेल ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा से बचे रहे, जो टारगेटेड एजेंडाज हैं, हो सकता है 2 साल 3 साल का एजेंडा चल रहा हो, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया चैटर बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस लोगों का बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया से जो प्रेशर बनता है, सोशल मीडिया जो प्रेशर बनाती है, इस प्रेशर को अगर सोसाइटी झेल लेती है, तब हमारा सेकुलरिज्म बिल्कुल से थ्राइव करेगा। ठीक है, वो बहुत चीज पे पॉइंट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है वो, हमारा ऑब्जेक्टिव है समझना को क्या बोल रहे हैं और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट, वो बोलते हैं कि इन सब चीजों का, ये सब चीजें कहां से हो रही हैं? कुछ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स बन गए हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं आने वाले टाइम पे। जो आइडियाज हैं, एक्सक्लूजनरी आइडियाज हैं, जो नैरो आइडियाज हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सोसाइटी को उसको रिसिस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एक लार्जर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात सोचते हैं, अगर हम सेकुलरिज्म की बात सोचते हैं, तभी जाके वो डेवलप हो पाएगा। और जो इनका आर्गुमेंट है ये भी कहता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सोशल कोहेशन है, दैट इज द बेस। देखो यहां से 2 चीज सीखने को मिलता है। एक तो आप सेकुलरिज्म में ये आंसर लिख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस होता है सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन तभी मेंशन होगा जब सोसाइटी को एक सेकुलरिज्म की दिशा में, जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, उस तरफ आगे बढ़ते चलें। इसके साथ तुम ये भी लिख सकते हो, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने आया तो वहां पे ये अमर्त्य सेन ने कहा है कि सोशल कोहेशन इज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा अमर्त्य सेन कहते हैं, है ना। और एक और चीज कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्लूरलिज्म को जरूर बढ़ाएं, है ना। आप एक दिशा में नहीं देखें, छोटा सोच नहीं रखें अपने दिमाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्लोबल साउथ वाला था, हाँ, दिस वन, कि ग्लोबल साउथ मस्ट सीज इट्स एआई मूवमेंट, है ना। तो इसमें ग्लोबल साउथ का एआई, जब एआई डिबेट देखो इतना चल रहा है और सारा आज न्यूज़पेपर एआई पे बेस्ड था, तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं डिस्कशन को कि एआई को अगर हम ग्लोबल साउथ की तरफ लाएं, तो ग्लोबल साउथ एआई की इस मूवमेंट को, यानी कि एआई का जो फैलाव हो रहा है, एआई का जो ब्रेक थ्रू हो रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखोगे कि एआई का जो एआई से रिलेटेड जो डिस्कशन है, वो शिफ्ट हो रहा है कि एआई को कैसे यूज कर सकते थे, तो अब शिफ्ट हो गया है कि एआई की अकाउंटेबिलिटी हम कैसे इंश्योर करें, एआई की हम अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करें। एआई अपना एक प्रेजेंस बना चुका है, लेकिन अब एआई के गवर्नेंस में कैसे ग्लोबल साउथ आगे बढ़ के आए कि एआई के क्षेत्र में, है ना, जैसे टेक्नोलॉजी देखोगे, जो भी मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब यूरोप उसमें काफी आगे है। तो ग्लोबल साउथ के पास ये मूवमेंट है कि एटलीस्ट इस चीज में अपना अपॉर्चुनिटी ले ले, एक पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, और इसके साथ जो हम लोग चीजें देख रहे हैं, जो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, है ना, चाहे वॉर पीस की बात हो, इन सब में ग्लोबल साउथ का फिर बड़ा हाथ होगा। तो अब
यूज से आगे बढ़ के अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है कि एआई के लिए कौन अकाउंटेबल है। तो ये आर्टिकल जो है, ये एडिटोरियल ये क्वेश्चन उठाता है कि जो एआई है, आप एआई को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे। एआई को अकाउंटेबल तभी आप बना सकते हैं जब आप बात करेंगे उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर की, कि जो ओन कर रहा है उस कंटेंट को वो कौन है। फिर एआई का पब्लिक बेनिफिट क्या होगा, एआई का कुछ आप डेवलप कर रहे हैं तो उसका पब्लिक बेनिफिट क्या होने वाला है। आप जो एआई को ट्रेन कर रहे हैं, क्या उसमें आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहे हैं, क्या जो एआई को आप ट्रेन कर रहे हैं वो किसी देश की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा, या फिर यूएस टाइप जैक वेनेजुला के जैसे प्रेसिडेंट को उठाया किसी को भी उठा लेगा। तो अब जो डिबेट शिफ्ट हो गया है, यूज से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले फोकस क्या था, कैसे एआई को डिप्लॉय करें, इसका एक्सेस कैसे बढ़ाएं, जैसे इंक्लूसिव की बात होती है ना, इसको इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इनोवेशन इसमें कैसे लाया जाए। अब बात हो रही है, चूंकि एआई एक समझ में सबको आ गया कि एआई एक डिमॉन की तरह है, एआई एक डेविल की तरह है, इसको कंट्रोल करके नहीं रखा जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब फोकस हो गया है कि एआई को कंट्रोल कौन करेगा, एआई को कंट्रोल कौन करेगा, एआई से बेनिफिट कौन होगा, है ना, एआई के लिए कौन अकाउंटेबल है। ये जो एआई को हम डेटा दे रहे हैं जो सर्च करने के लिए, वो डेटा जा कहां रहा है, डेटा के बारे में किसको पता है, जो आउटपुट आ रहा है इस डेटा का, या जो भी सर्च कर रहे हैं वो कहां जा रहा है अल्टीमेटली। तो अब क्वेश्चन जो अब डिस्कशन है वो डिस्कशन है कि इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे चर्चा हो कि एआई को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे स्पेस को गवर्न किया जाता है। सारे देश उसमें भागीदार हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो परमिशन ली जाती है कि इंटरनेशनल जो स्पेस एक समूह है, यूनियन है, वहां से किस तरह से मॉडल ट्रेनिंग जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस पास हो, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए जाएं, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि एआई का उपयोग तो टेररिस्ट संस्थाएं भी कर सकती हैं, है ना, उनको ट्रेन कर सकती हैं किस तरह से हैक किया जाए, किस तरह से न्यूसेंस फैलाया जाए, किसी भी टॉपिक को लेके कैसे एग्जैगरेट किया जाए सोशल मीडिया में, इसके लिए भी तो ट्रेन किया जा सकता है। फिर उस पर जो पब्लिक ओवरसाइट है वो कैसे की जाए, सरकारें कैसे उस पर कंट्रोल कर सकती हैं, फिर इस पे क्या क्या एथिकल सेफगार्ड्स हो सकते हैं, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। और इसी शिफ्ट को वो प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो इससे हमने पहले जो देखा था कि एआई को हेल्थ केयर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम, है ना, एआई को किस तरह से हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ग्लोबल साउथ इस मूवमेंट को, एआई के मूवमेंट को कैसे यूटिलाइज करे। तो इंडिया में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, डीपीआई की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ओपन इंक्लूसिव सिस्टम और स्केलेबल सिस्टम जो आगे बढ़ाया जा सके, बड़ा बनाया जा सके। फिर पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है। तो जो आर्गुमेंट है कि एआई जो है एडवांस इकोनॉमी में सिर्फ डोमिनेट नहीं करना चाहिए, ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हमको इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्लोबल साउथ को सोचना पड़ेगा, और ग्लोबल साउथ को इंडिया को लीड करना पड़ेगा, इंडिया को लीड करना पड़ेगा। तभी आने वाले टाइम पे हम मान सकते हैं कि जो एआई है उसमें इंडिया एक सुपर पावर बन के उभर सकता है ना। और बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने चर्चा की है। ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको अपने किसी भी जियोपॉलिटिक्स का जो आंसर है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि एआई वाला एंगल अगर आएगा तो अप्रिशिएट करेंगे लोग आपके आंसर को, है ना। अच्छा, एक फैक्ट छूट गया था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओल चिकी स्क्रिप्ट जो है उसको किन्होंने बनाया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। ये आपके जेपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिए, है ना। तो ये संथाली कल्चर का हेरिटेज एंड प्राइड है ओल चिकी स्क्रिप्ट, किन्होंने क्रिएट किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इसको क्रिएट किया, ठीक है। फिर एक डिस्कशन है वंदे मातरम से रिलेटेड। ये डिस्कशन क्या है ये समझो कि रिसेंटली सरकार ने ये कहा कि वंदे मातरम के कुछ पैराग्राफ को कुछ स्टैंजास को नेशनल एंथम से पहले गाया जाएगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि चूंकि ऐसा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि आपने जो ये प्रोविजंस निकाले हैं किसी सर्टेन धर्म को, किसी सर्टेन कम्युनिटी को इंसाइट करने के लिए आपने किया है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी, उनके धर्म में जो चीज़ बताया जाता है, जो चीज़ अलाउ नहीं है,
आप उसको यहां बुलवा के कर रहे हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बना के, एक कहें तो जो एग्जीक्यूटिव गाइडलाइन है उसके थ्रू आप उनसे मनवाना चाह रहे हैं। तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट है हमारे जानने लायक। बस जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही है कि जनगण मन को हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, तो वंदे मातरम लिखा किसने था, तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। कब लिखा था उन्होंने, 1875 में। क्या चल रहा था उस समय, सन्यासी रिवोल्ट जब चल रहा था, वो अपने आनंद मठ है, आनंद मठ में जो सन्यासी रिबिलियन है उसके बारे में लिखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अगेंस्ट में आर्म्ड अपराइजिंग कैसे हुआ था, उसी में ये इंक्लूड करते हैं वंदे मातरम वाला चीज। और ये वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग उभर के आया हमारा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, है ना। तो इसको हम आज कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो देखो क्या है कि जो सरकार चुन के आई है वो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, राइट। उनके पास वो जब वहां चुन के गई है यानी उनके पास मैंडेट है। डेमोक्रेसी क्या कहता है, जिसके पास मैंडेट है वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, तो वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। सबको हक है अपने बारे में बोलने का, उसका अपोजिशन करने का भी हमारे डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया है। वही अपोजिशन इस आर्टिकल के थ्रू हो रहा है। कभी भी कोई चीजें सही या गलत नहीं होती हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है, चाहे वो इस तरफ से देखें चाहे वो अपने एंगल, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या आपने ये जो किया है, क्या आप सर्टेन कम्युनिटी को इंसाइट करना चाह रहे हैं, या उनके इंसाइट को यूज करके डिफरेंट कम्युनिटीज को एकजुट करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को अगर थ्राइव करना है तो कंटिन्यूस बातें भी होनी चाहिए, सवाल भी पूछे जाने चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। तो एंड करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने रेजोनेंस 5 लॉन्च कर दिया है। जो रेजोनेंस 5.0 है वो हमने लॉन्च किया है। रेजोनेंस 5.0 इसलिए है क्योंकि जो 1.0 स्टार्ट हुआ था 68 बीपीएससी के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और वी हैड गिवन वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। 68 में आया, फिर 69 आया, फिर 70th आया, फिर 71st आया, और 72nd के लिए हम लोग रेजोनेंस 5.0 लॉन्च कर दिए हैं। इसका कोर्स प्राइस जो है 1947 है। नए स्टूडेंट को डायरेक्ट 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये कोर्स मात्र 1999 यानी मान के चलो कि 1000 ऑफ रहेगा उनको, है ना, अराउंड 1000 उनको ऑफ मिल जाएगा। और जो भी अदर कोर्सेज में है जैसे करंट अफेयर्स है या किसी टेस्ट सीरीज में है तो उनको भी 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पैसे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जनरल साइंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा क्लास चलेगा। पैरेलली 3 सब्जेक्ट्स एक साथ चलते रहेंगे। हम इसमें हर वीक एक इंटरेक्शन करेंगे, एक इंटरेक्शन सेशन करेंगे मेंटोर से, ताकि आपकी जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहे हैं, आप उनको उनसे डायरेक्ट डिस्कस करें, उनके सॉल्यूशन को उनके सॉल्यूशन के लिए बात कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आ रही है तो हमारा जो IVR नंबर है उस पर डायरेक्ट कॉल करिए, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।